चलिए एक ऐसी लड़ाई की कल्पना करते हैं जहां बहुत सारे लोग एक ही छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। हाँ, और लड़ाई इतनी बुरी और खतरनाक है कि मैदान पूरी तरह से खून से लाल हो चुका है। राइट। ये कोई पुरानी सदी की जंग की कहानी नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक बिजनेस मार्केट की असलियत है, जिसे हमारे आज के सोर्स मटेरियल यानी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी नाम की मशहूर किताब में रेड ओशन कहा गया है। एक ऐसी जगह जहां कट थ्रोट कंपटीशन है, लगातार आगे निकलने की अंधी दौड़ है और प्रॉफिट के मार्जिन्स लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण का मकसद ही यही है। हम डब्ल्यू चैन किम और रेने मोबॉर्न ने द्वारा लिखी गई इस किताब, जिसने दुनिया भर में 3.5 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची हैं, इसके जरिए एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करने वाले हैं। और ये नजरिया सच में गेम चेंजिंग है। हाँ, ये उन सभी लोगों के लिए है जो इस भीड़ भाड़ और थका देने वाले कंपटीशन से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि लगातार दूसरों से लड़ने के बजाय क्या हो अगर हम एक बिल्कुल नया, शांत और गहरा नीला समंदर ढूंढ लें। एक ऐसा ब्लू ओशन। वही तो, एक ऐसा ब्लू ओशन जहां दूर दूर तक कोई कंपटीशन ही ना हो। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारे दिमाग में स्ट्रैटेजी का मतलब ही गलत बैठ गया। अगर हम पिछले कुछ दशकों का कॉर्पोरेट इतिहास देखें ना, तो पाएंगे कि स्ट्रैटेजी का पूरा फ्रेमवर्क मिलिट्री यानी सेना की लड़ाई से प्रेरित रहा है। अच्छा, कैसे मतलब? देखिए, सेना में क्या होता है, एक फिक्स जमीन होती है जिसके लिए 2 देशों की फौज लड़ती है। अगर एक को जीतना है तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। इसे हम जीरो सम गेम कहते हैं। बिजनेसेस ने भी यही मान लिया कि मार्केट की बाउंड्रीज फिक्स्ड है। उन्हें लगता है कि ग्राहक उतने ही हैं और उन्हीं ग्राहकों को अपने कॉम्पिटिटर्स से छीनना है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इतिहास गवाह है कि मार्केट की सीमाएं कोई जमीन की तरह फिक्स नहीं होती। ये इंसानी इमेजिनेशन और नए तरह के एक्शन से लगातार बदली जा सकती हैं। बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि 30-40 साल पहले डिस्काउंट रिटेल या बायोटेक्नोलॉजी या स्मार्टफोन्स जैसी इंडस्ट्रीज, हाँ, ये सब तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इन्हें किसी ने क्रिएट ही तो किया है ना। एग्जैक्टली, उन्हें इन्वेंट किया गया, नए ओशंस बनाए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है कि मार्केट बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। लेकिन जब भी ऐसी कोई थ्योरेटिकल बात आती है तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सच में इसका कोई आर्थिक फायदा यानी रियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। लोग अक्सर यही सोचते हैं। राइट, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस बुक्स तो यही कहती हैं कि बस अपने कंपेटिटर्स से 10% बेहतर प्रोडक्ट बना दो और कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन किताब में जो डेटा दिया गया है वो इस पुरानी सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। और वो डेटा सच में माइंड ब्लोइंग है ना? इस किताब में 108 नए बिजनेस लॉन्चेस की एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी की गई है और आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। उन 108 में से लगभग 86% लॉन्चेस सिर्फ लाइन एक्सटेंशंस थे। यानी उन्होंने कुछ नया नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बस अपने पुराने प्रोडक्ट में थोड़ा सा बदलाव करके उसको वापस उसी रेड ओशन में ही उतार दिया। अब इन 86% लॉन्चेस ने टोटल रेवेन्यू का बस 62% हिस्सा तो ला कर दिया, लेकिन जब बात मुनाफे यानी प्रॉफिट्स की आई तो उनका हिस्सा सिर्फ 39% था। वाओ, सिर्फ 39? जबकि दूसरी तरफ बचे हुए 14% लॉन्चेस, जिन्होंने एक नया ब्लू ओशन क्रिएट करने का रिस्क लिया, उन्होंने रेवेन्यू तो 38% बनाया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल प्रॉफिट्स का 61% हिस्सा उन्होंने अकेले अपने नाम कर लिया। ये आंकड़े दरअसल इस बात का डायरेक्ट सबूत हैं कि रेड ओशन में जीना कितना महंगा पड़ता है। जब मार्केट भरा हुआ हो ना, तो अपनी जगह बचाने के लिए लगातार कीमतें गिरानी पड़ती हैं। प्राइस वॉर्स, राइट। हाँ, एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं और इस सब के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है वो ना के बराबर होता है। इसीलिए वो 86% कंपनीज रेवेन्यू तो ला रही थी, पर उनके हाथ में मुनाफा बहुत कम था। सही बात है। जबकि वो 14% कंपनीज एक ऐसी जगह चली गईं जहां उन्हें प्राइस वॉर नहीं लड़नी पड़ी। वहां उनका मोनोपोली जैसा हाल था, इसीलिए उन्होंने मुनाफे का सबसे बड़ा टुकड़ा हासिल किया। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है और मैं इस कॉमन अजम्पशन को चैलेंज करना चाहूंगी। बिजनेस स्कूल्स में एक सबसे बेसिक रूल सिखाया जाता है जिसे वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ कहते हैं। सबसे पुराना रूल। राइट। इसका सीधा सा मतलब है कि सस्ती चीज प्रीमियम नहीं हो सकती और प्रीमियम चीज सस्ती नहीं हो सकती। या तो एक बिजनेस बहुत अच्छी वैल्यू देकर महंगी कीमत वसूल करेगा या फिर क्वालिटी थोड़ी कम करके सस्ते में बेचेगा। ट्रेडिशनल लॉजिक। तो क्या ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इस सदियों पुराने नियम को गलत मानती है
अगर हम नया समंदर ढूंढ भी लें तो वैल्यू और कॉस्ट के इस बैलेंस का क्या होगा? यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इसी वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ को तोड़ने का दूसरा नाम है। तोड़ने का? बिल्कुल। इस स्ट्रैटेजी का जो सबसे मुख्य आधार है, जिसे किताब में वैल्यू इनोवेशन कहा गया है, वो यही कहता है कि हमें एक ही वक्त में ग्राहक के लिए वैल्यू बढ़ानी है और अपनी कॉस्ट यानी लागत को कम करना है। इसे ट्रेड ऑफ को बैलेंस करना नहीं कहते, बल्कि उसे पूरी तरह से तोड़ना कहते हैं। ये सुनने में तो नामुमकिन लगता है। एक साथ दोनों कैसे? इसको एक आम उदाहरण से समझते हैं। सर्क डू सोलेल की कहानी इस कॉन्सेप्चुअल मैजिक को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, उन्होंने सर्कस की इंडस्ट्री को एक ऐसे वक्त में रीडिफाइन किया जब वो इंडस्ट्री लगभग खत्म होने की कगार पर थी। हाँ, क्योंकि लोग सर्कस जाना बंद कर रहे थे। एक तो जानवरों के इस्तेमाल पर लगातार पब्लिक ऑब्जेक्शन हो रहा था, राइट, एनिमल राइट्स, और दूसरे बच्चों को वीडियो गेम ज्यादा पसंद आने लगे थे। लेकिन सर्क डू सोलेल ने वैल्यू बढ़ाकर कॉस्ट कैसे कम की? ये तो दोनों उल्टी दिशाएं हैं। असल में उन्होंने ये देखा ही नहीं कि दूसरे सर्कस क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरे बिजनेस मॉडल का ऑपरेशन किया और देखा कि भाई सर्कस में सबसे ज्यादा पैसा आखिर कहाँ खर्च होता है। अच्छा। तो पता चला कि महंगे जानवरों को खरीदना, उन्हें ट्रेन करना, उनकी दवाइयाँ और उन्हें एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का ट्रांसपोर्ट, ये उनका सबसे बड़ा खर्चा था। साथ ही जो स्टार परफॉर्मर्स होते थे, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती थी, जबकि आम जनता तो उन्हें हॉलीवुड स्टार्स की तरह मानती भी नहीं थी। वही तो सर्क डू सोलेल ने इन सब चीजों को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, यानी खत्म कर दिया। ना जानवर रहे, ना स्टार परफॉर्मर्स। उन्होंने 3 रिंग वाले बड़े अरीनास और महंगे कंसेशंस भी हटा दिया। सोचो, इस एक कदम से उनकी लागत कितनी ड्रास्टिकली कम हो गई होगी। ठीक है, कॉस्ट तो कम हो गई, लेकिन अगर किसी सर्कस से जानवर और जोकर्स निकाल दिए जाएं, तो लोग टिकट क्यों खरीदेंगे? वैल्यू कहाँ से आई इसमें? यहीं पर इनोवेशन वाला हिस्सा आता है। उन्होंने उस सस्ती हो चुकी कॉस्ट के ऊपर ऐसी चीजें क्रिएट की जो सर्कस की दुनिया में पहले थी ही नहीं, बल्कि वो थिएटर या ओपेरा में हुआ करती थी। ओह, जैसे उनकी आर्टिस्टिक थीम्स। एग्जैक्टली। उन्होंने हर शो के लिए एक थीम बनाई, एक कहानी जोड़ी, आर्टिस्टिक म्यूजिक, शानदार लाइटिंग्स और एक ऐसी एस्थेटिक फीलिंग दी जो किसी ब्रॉडवे शो में होती है। टेंट को एक नया और प्रीमियम रूप दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनका टारगेट ऑडियंस बच्चे रहे ही नहीं। वेट, तो फिर कौन थे उनके ऑडियंस? उन्हें अडल्ट्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिल गए जो पहले थिएटर देखने जाते थे, और क्योंकि अडल्ट्स के पास पैसा होता है, वो एक थिएटर वाले शो के लिए हाई टिकट प्राइस देने को खुशी-खुशी तैयार थे। वाओ! अब ध्यान दीजिए, पुरानी महंगी चीजों को हटाने से कॉस्ट कम हुई और नई आर्टिस्टिक चीजों को जोड़ने से वैल्यू और टिकट का दाम दोनों बढ़ गए। ये है वैल्यू इनोवेशन का रियल मैजिक। यहाँ पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सुनने में तो किसी चमत्कार जैसा लगता है कि उन्होंने सर्कस का नेचर ही बदल दिया। लेकिन एक लॉजिकल सवाल उठता है यहाँ। हाँ, पूछिए। सर्क डू सोलेल तो आर्टिस्ट लोगों का ग्रुप था ना, उनके पास क्रिएटिव विजन थी, लेकिन किसी आम इंसान या किसी आम बोरिंग सी इंडस्ट्री के लिए ये सब कैसे होगा? क्या इस जादुई वैल्यू इनोवेशन को सिस्टमैटिकली अप्लाई करने का कोई तरीका है? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि कुछ नया सोचो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल सही सवाल है, और इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हवा में बात नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स देती है। यहाँ पर एक टूल आता है जिसे स्ट्रैटेजी कैनवस और 4 एक्शंस फ्रेमवर्क कहते हैं। 4 एक्शंस फ्रेमवर्क। ओके, हाँ। ये फ्रेमवर्क 4 कड़ियों पर काम करता है। एलिमिनेट यानी हटाओ, रिड्यूस कम करो, रेज बढ़ाओ और क्रिएट बनाओ। ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात पर दिमाग लगाते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्या चाहिए। ये फ्रेमवर्क कहता है कि उन लोगों की तरफ देखो जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं ही नहीं, जिन्हें किताब में नॉन कस्टमर्स कहा गया है। ये बात मुझे ऐसी लगती है जैसे ट्रेडिशनल कंपटीशन में एक ही कमरे में बैठे 50 लोग एक ही प्रॉब्लम का एक थोड़ा बेहतर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। कोई उसे 10% सस्ता कर रहा है, कोई पैकेजिंग बदल रहा है। वही घिसा पिटा तरीका। लेकिन ये 4 एक्शंस फ्रेमवर्क कह रहा है कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन ही बदल दो, वो कमरा ही छोड़ दो और बाहर निकल जाओ। बिल्कुल। इसको किसी आम प्रोडक्ट में अप्लाई होते हुए देखना हो ना, तो येलो टेल वाइन का केस स्टडी सबसे बेहतरीन है। अगर हम साल 2000 के आसपास के यूएस वाइन इंडस्ट्री को देखें तो वहाँ की हालत किसी खूनी समंदर से कम नहीं थी। सही बात है। उस वक्त यूएस में लगभग 1600 से ज्यादा वाइनरीज आपस में भिड़ रही थी।
मार्केट पूरी तरह से रुका हुआ था, डिमांड बढ़ नहीं रही थी और हर सिंगल वाइनरी एक ही लॉजिक पर चल रही थी कि उनकी वाइन दूसरों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सबके सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे थे। हाँ, हर कोई अपनी बॉटल पर लंबे चौड़े लेबल्स लगा रहा था जिसमें बताया जाता था कि उनकी मिट्टी कैसी है, टैनिन्स का स्वाद कैसा है, कितनी साल पुरानी है। उनका पूरा ध्यान प्रेस्टीज और कॉम्प्लेक्सिटी पर था। और यही उनका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। एक वाइन कंपनी ने उस कमरे से बाहर देखने का फैसला किया। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, कसेला वाइन्स। उन्होंने उन लोगों को ध्यान से देखा जो वाइन नहीं पीते थे, यानी नॉन कस्टमर्स। एग्जैक्टली, जो दरअसल बियर या कॉकटेल्स पीना पसंद करते थे। जब उन्होंने इन नॉन कस्टमर्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की तो पता चला कि आम जनता के लिए वाइन पीना एक बहुत ही मुश्किल और डर लगने वाला काम था। इंटिमिडेटिंग लगता था उन्हें। हाँ, कि कौन सा ग्लास यूज करें, स्वाद कैसा होगा, वो भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स जिन्हें ऑर्डिनरी लोग समझ ही नहीं पाते थे। वाइन एक एलीट चीज बन गई थी, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर वही 4 एक्शंस फ्रेमवर्क अप्लाई किया। जी हाँ, और उन्होंने बहुत निर्दयता के साथ पुरानी चीजों को काटा। उन्होंने सबसे पहले एलिमिनेट क्या किया, उन्होंने वाइन के बारे में जितने भी भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स थे उन्हें लेबल से पूरी तरह हटा दिया। सिर्फ जरूरी बातें रखी। बिल्कुल। एजिंग क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को भी खत्म कर दिया। फिर उन्होंने रिड्यूस क्या किया, उन्होंने अपनी वाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत कम कर दिया। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वाइन पीने वालों को इसमें 50 तरह के अलग अलग स्वाद आने चाहिए या उस वाइन यार्ड का इतिहास क्या है। और इस कॉस्ट कटिंग के बाद बारी आई वैल्यू बढ़ाने की। उन्होंने प्राइस को सस्ती बजट वाइन से थोड़ा सा रेस किया, लगभग $6.99 के आसपास सेट किया, जो कि एक स्वीट स्पॉट था। हाँ, लेकिन सबसे शानदार हिस्सा यह है कि उन्होंने क्रिएट क्या किया। उन्होंने एक ऐसी वाइन बनाई जिसे दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पिया जा सके, जिसका स्वाद किसी कॉकटेल जैसा मीठा और फ्रूटी हो, जिसे पीने के लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। वही तो, उन्होंने लोगों को सेलेक्ट करने में आसानी दी। जहां बाकी लोग 50 तरह की वाइन बेच रहे थे, उन्होंने शुरू में सिर्फ एक रेड यानी शिराज और एक वाइट शार्डने लॉन्च की और बॉटल के लेबल पर एक ब्राइट ऑरेंज और येलो रंग का कैंगरू बना दिया। ब्रिलियंट मार्केटिंग। कोई हिस्ट्री नहीं, कोई जार्गन नहीं, सिर्फ एक फन और एडवेंचर वाली इमेज। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि रिटेल स्टोर पर काम करने वाले एम्प्लॉइज को भी इसे बेचने में मजा आने लगा। उन्हें लंबी चौड़ी वाइन वोकैबुलरी याद नहीं रखनी पड़ती थी। उन्होंने बुशमैन हैट्स और ऑयल स्किन जैकेट्स पहनकर इसे प्रमोट किया। ओह वाओ, पूरा एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया। हाँ, नतीजा ये निकला कि येलो टेल यूएस के इतिहास में सबसे फास्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गई। उन्होंने किसी पुरानी वाइनरी से उनके ग्राहक नहीं छीने, बल्कि उन्होंने अनबियर और कॉकटेल पीने वालों को वाइन मार्केट में लाकर खड़ा कर दिया, जो पहले कभी वाइन पीते ही नहीं थे। उन्होंने पूरे मार्केट का साइज ही बड़ा कर दिया। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ परेशान करती है, जब हम इस तरह एलिमिनेट और क्रिएट करने बैठते हैं तो एक बड़ा खतरा ये होता है कि हमारा पूरा बिजनेस मॉडल एक खिचड़ी बन जाए। हाँ, ये डर तो रहता है। क्या पता हमने ऐसी चीजें हटा दी हों जो सच में जरूरी थी और कुछ ऐसी नई चीजें जोड़ दी हों जिनका कोई मतलब ही ना हो। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेटजी एक मडल्ड या उलझा हुआ आइडिया नहीं है, बल्कि एक सॉलिड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस है और इसका जवाब उन 3 कड़ियों में छुपा है जो किसी भी बेहतरीन स्ट्रेटजी का आधार होते हैं। किताब में इन्हें 3 पिलर्स ऑफ अ गुड स्ट्रेटजी कहा गया है। ठीक है, तो क्या है ये पिलर्स? पहला पिलर है फोकस, यानी आपकी स्ट्रेटजी सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें क्लियर फोकस होना चाहिए। दूसरा पिलर है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब थोड़ा अलग हटके? हाँ, यानी जब आपका वैल्यू कर्व बनता है तो वो इंडस्ट्री के बाकी सभी कंपेटिटर्स से बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है एक कंपेलिंग टैगलाइन। आपका नया आइडिया इतना साफ होना चाहिए कि उसे एक आकर्षक और सीधी लाइन में बयान किया जा सके। वेट, मुझे इसको किसी रियल एग्जाम्पल पर टेस्ट करने दीजिए। अगर हम साउथ वेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण लेना, तो उन्होंने किसी दूसरी एयरलाइन से टक्कर लेने के बजाय अपना कॉम्पिटिटर रोड पर चलने वाली गाड़ियों को माना। उन्होंने सोचा कमर्शियल फ्लाइट के बजाय लोग कार क्यों चुनते हैं? क्योंकि कार में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अगर हम इन 3 पिलर्स को साउथ वेस्ट एयरलाइंस पर अप्लाई करके देखें तो उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से इन पर खरी उतरती है। उनका फोकस इस बात पर था कि क्या चीजें जरूरी नहीं है।
उन्होंने फ्लाइट्स में मिलने वाले फ्री मील्स, सीटिंग क्लास के चॉइसेस और हब एंड स्पोक मॉडल्स, जहां एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, इन सबको पूरी तरह एलिमिनेट या रिड्यूस कर दिया, जो बाकी सब एयरलाइंस दे रही थी। सही कहा, बाकी सभी एयरलाइंस इन्हीं चीजों पर खर्च कर रही थी, पर साउथवेस्ट इन सब से अलग हो गई। ये था उनका डाइवर्जेंस। उन्होंने कार ट्रैवल की अच्छाइयां जैसे लगातार फ्लाइट्स और पॉइंट टू पॉइंट डिपार्चर्स को एक जहाज की स्पीड के साथ जोड़ दिया। और अगर मैं तीसरे पिलर यानी टैगलाइन की बात करूं, तो उनकी स्ट्रैटेजी का टैगलाइन अपने आप में एक मास्टर क्लास है। उन्होंने कहा, प्लेन की स्पीड कार की कीमत पर, जब भी आपको जरूरत हो। सोचकर देखिए, उस वक्त कोई दूसरी एयरलाइन ये लाइन बोल ही नहीं सकती थी। बिल्कुल नहीं। अगर वो बोलती तो उनका बिजनेस बर्बाद हो जाता, क्योंकि उनके खर्चे इतने ज्यादा थे कि कार की कीमत पर टिकट देना उनके लिए तो नामुमकिन था। इससे साफ पता चलता है कि उनकी स्ट्रेटजी सच में क्लियर ब्लू ओशन थी, कोई मडल्ड आइडिया नहीं। एकदम सटीक। और यहाँ से एक नया कंसेप्ट जन्म लेता है। साउथवेस्ट एयरलाइंस ने हवाई यात्रा और रोड यात्रा को मिला दिया। यही सोचने का एक सिस्टमैटिक तरीका किताब में 6 पाथ्स फ्रेमवर्क के रूप में बताया गया है। ये ऐसे 6 रास्ते हैं जिनसे गुजरकर नए मार्केट्स बनाए जा सकते हैं। तो आज हम 6 के 6 रास्ते तो कवर नहीं कर सकते। नहीं, टाइम लग जाएगा। चलिए आज की इस चर्चा में उनमें से पहले 2 सबसे अहम और प्रैक्टिकल पाथ्स पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो पाथ 1 कहता है लुक अक्रॉस ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज, यानी उन इंडस्ट्रीज की तरफ देखो जो आपकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स तो नहीं है, पर आपकी जैसा ही पर्पस सर्व करती हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। आमतौर पर लोग सब्स्टिट्यूट्स और ऑल्टरनेटिव शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें एक बारीक फर्क है। राइट, सही पकड़ा। ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जिनकी फॉर्म यानी रूप तो अलग होता है, पर उनका फंक्शन यानी काम सेम होता है। जैसे अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखने के लिए या तो एक सॉफ्टवेयर खरीदा जा सकता है या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम पर रखा जा सकता है। ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव्स बिल्कुल अलग होते हैं। इनका रूप भी अलग होता है और काम भी अलग, पर इनका आखिरी मकसद यानी पर्पस एक ही होता है। ओके, तो इसका कोई उदाहरण? जैसे वीकेंड पर कोई सिनेमा देखने जा सकता है या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने। दोनों बिल्कुल अलग इंडस्ट्रीज हैं, पर दोनों का मकसद एक ही है, एक अच्छी और मजेदार शाम बिताना। अक्सर ग्राहक अनजाने में ही इन ऑल्टरनेटिव्स के बीच चुनाव करते हैं, और अगर कोई बिजनेस इन ऑल्टरनेटिव्स के बीच की दीवार गिरा देना तो एक नया ओशन बन जाता है। इसे अगर आम भाषा में किसी एग्जाम्पल के साथ समझें तो कॉर्पोरेट एविएशन का एग्जाम्पल बड़ा मजेदार है। नेटजेट्स नाम की कंपनी ने यही किया। उन्होंने देखा कि कॉर्पोरेट दुनिया के जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, या तो कमर्शियल फ्लाइट या प्राइवेट जेट। हाँ, या तो वो कमर्शियल फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में टिकट ले या फिर पूरा का पूरा एक प्राइवेट जेट खरीद ले। अब प्राइवेट जेट खरीदने का नुकसान ये है कि उसमें लगातार करोड़ों रुपए लगते हैं, और सबसे बड़ा खर्चा होता है डेड हेड कास्ट्स, जो कि सबसे ज्यादा चुभता है। वही तो, यानी जब प्राइवेट जेट किसी एग्जीक्यूटिव को छोड़ने के बाद खाली वापस अपने बेस पर आता है, तो उस खाली उड़ान का लाखों का खर्चा भी ओनर को ही उठाना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर लोग फर्स्ट क्लास कमर्शियल फ्लाइट चुनते थे, पर कुछ लोग प्राइवेट जेट भी तो चुनते थे। हाँ, और वो क्यों चुनते थे? स्पीड और आसानी के लिए। कमर्शियल फ्लाइट में चेक इन, सिक्योरिटी, ट्रांसफर मिलाकर जो यात्रा 10 घंटे की होती थी, प्राइवेट जेट वही सफर 5 घंटे में पूरा कर लेता था। तो नेटजेट्स ने क्या किया? उन्होंने इन दोनों इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एयरलाइंस और प्राइवेट जेट्स को मिलाकर एक नया मॉडल बनाया, जिसे उन्होंने फ्रैक्शनल जेट ओनरशिप कहा। उन्होंने एक प्राइवेट जेट का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे 16वां हिस्सा, बेचना शुरू किया। ओह अच्छा, तो अगर मैं इसको आज की भाषा में समझूं, तो ये वैसा ही हुआ जैसे हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक महंगा नेटफ्लिक्स या प्रीमियम OTT अकाउंट शेयर करते हैं। हाँ, वैसा ही कुछ। हर कोई अपना अपना छोटा सा हिस्सा पे करता है, लेकिन जब भी किसी को फिल्म देखनी हो तो उसे पूरे प्रीमियम फीचर्स वैसे ही मिलते हैं जैसे किसी अकेले ओनर को मिलते हैं। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। एग्जीक्यूटिव्स ने लगभग $4 लाख दिए और उन्हें एक पूरे प्राइवेट जेट का एक्सेस मिल गया, जिसमें कोई डेड हेड कॉस्ट नहीं थी। उन्हें उतने ही पैसे देने पड़े जितने वो लगभग साल भर की फर्स्ट क्लास कमर्शियल टिकट्स पर खर्च करते थे। इस एक ऑल्टरनेटिव पाथ ने नेट जेट्स को कमर्शियल एयरलाइंस के मुकाबले 5 गुना बड़ा मार्केट दे दिया। 5 गुना? वाओ। हाँ, और ऐसे ही एक और एग्जांपल है जापान का।
NTT डोकोमो, जिन्होंने 99 में आई मोड लॉन्च किया था। उन्होंने सिंपल मोबाइल फोन की मोबिलिटी और उसे यूज करने की आसानी को कंप्यूटर इंटरनेट के मेन फीचर्स जैसे ईमेल और न्यूज के साथ जोड़ा। उन्होंने पीसी हार्डवेयर के महंगे झंझट को खत्म कर दिया और दुनिया का पहला ऐसा स्मार्ट डिवाइस बनाया जिसे लाखों आम लोगों ने अपनाया। ये तो बात हुई दो अलग-अलग इंडस्ट्रीज को जोड़ने की। लेकिन अब कोई ये पूछ सकता है कि भाई मेरा बिजनेस तो एकदम सिंपल है, मैं कोई नई इंडस्ट्री हाइब्रिड थोड़ी बना सकती हूँ, जैसे हवाई जहाज और कार का कॉम्बिनेशन। अगर मैं सिर्फ जिम चलाती हूँ तो मैं नया मार्केट कैसे बनाऊं? वैलिड पॉइंट है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? यहाँ पर पाथ 2 काम आता है, लुक अक्रॉस स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स विद इन इंडस्ट्रीज। एक ही इंडस्ट्री के अंदर जो अलग-अलग प्राइस और परफॉर्मेंस के ग्रुप्स होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी को समझना। हाँ, और कर्व्स फिटनेस फ्रेंचाइज इस बात का एक लाजवाब उदाहरण है। जब कर्व्स ने मार्केट में एंट्री ली तो लग रहा था कि अमेरिका की फिटनेस इंडस्ट्री पहले से ही ओवर सैचुरेटेड है, पूरी तरह से भरी हुई है। उन्होंने देखा कि यूएस फिटनेस मार्केट में 2 एक्सट्रीम्स थे। एक तरफ ट्रेडिशनल हेल्थ क्लब्स थे जो लगभग $100 पर मंथ चार्ज करते थे, जो काफी महंगे थे। हाँ, ये क्लब्स शहर के बीचों बीच होते थे, जहां सारी एक्सपेंसिव हेवी मशीन्स, सोनाज और जूस बार्स होते थे। दूसरी तरफ सबसे सस्ता ऑप्शन था घर पर देखकर एक्सरसाइज करने वाले वीडियो टेप्स, जो केवल $20 या $30 में आते थे। पर कर्व्स ने सिर्फ इन ऑप्शंस को नहीं देखा, उन्होंने इनके पीछे छुपे ह्यूमन इमोशन और साइकोलॉजी को पकड़ा। उन्होंने पूछा कि औरतें हेल्थ क्लब में आती ही क्यों हैं? और क्या पता चला? तो पता चला कि वो सोनाज या अजीबोगरीब वेट मशीन्स के लिए नहीं आती। वो आती हैं क्योंकि अकेले घर में एक्सरसाइज करने का डिसिप्लिन नहीं बन पाता और एक ग्रुप में होने से मोटिवेशन मिलता है। फिर उन्होंने सोचा कि औरतें वीडियो टेप क्यों खरीदती हैं? क्योंकि हेल्थ क्लब्स आम महिलाओं को डराते थे। डराते थे? हाँ, वहाँ बड़े-बड़े शीशे होते थे जहाँ उन्हें लगता था कि सब उन्हें देख रहे हैं। वहाँ पुरुष आते थे और शहर के बीच में आने जाने का लंबा समय लगता था। तो वीडियो टेप सस्ता, टाइम बचाने वाला और प्राइवेसी देने वाला ऑल्टरनेटिव था। इस गहरे एनालिसिस के बाद कर्व्स ने अपना मैजिक किया। उन्होंने जिम में से सारे पुरुषों की एंट्री बंद कर दी। उन्होंने वो सारी फैंसी हेवी मशीन्स, जूस बार्स और यहाँ तक कि शीशे यानी मिरर्स पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिए। महिलाओं को अब अपने कपड़ों या दिखने की चिंता नहीं थी। उन्होंने लॉकर रूम्स हटाकर सिर्फ पर्दे वाले चेंजिंग एरियाज बना दिए, जिससे कॉस्ट बच गई। ये सारी चीजें हटाने से उनकी कॉस्ट लगभग ना के बराबर हो गई। और नई चीज क्या क्रिएट की? उन्होंने एक 30 मिनट का सर्कुलर वर्कआउट बनाया, जिसमें हाइड्रोलिक मशीन्स एक सर्कल में लगी होती थी। कोई वेट सेट नहीं करना पड़ता था, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती थी। सीधा बैठो और शुरू हो जाओ। एग्जैक्टली। महिलाएं सर्कल में एक दूसरे की तरफ देखते हुए, बातें करते हुए एक्सरसाइज करती थी। ये टाइम बचाने वाला, सस्ता और ग्रुप मोटिवेशन से भरा हुआ था। रिजल्ट क्या रहा? एक ऐसी इंडस्ट्री जहां लग रहा था कि नया करना नामुमकिन है, वहां 10 साल के अंदर कर्व्स के 2 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स बन गए। उन्होंने किसी हेल्थ क्लब से औरतें नहीं छीनी, बल्कि उन लाखों महिलाओं को जिम आने पर मजबूर कर दिया जो जिंदगी में कभी जिम गई नहीं थी। अगर हम इस पूरी चर्चा और इन सभी फ्रेमवर्क्स को एक साथ रख के देखें ना, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। इनोवेशन का मतलब हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी लाना या कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं होता। दरअसल ब्लू ओशन उस वक्त बनता है जब कोई बिजनेस पूरे होशो हवास में अपने आप से ये पूछे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस इंडस्ट्री ने बरसों से पूजना शुरू कर दिया है, पर जिनकी ग्राहक को कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे सर्क दू सोलेल की बात की हमने। हाँ, सर्क दू सोलेल ने जानवर हटाए, येलो टेल ने जार्गन हटाया, साउथ वेस्ट ने खाना हटाया और कर्व्स ने शीशे हटा दिए। हर जगह सक्सेस इस बात में थी कि किस बेकार की चीज को हटाया गया और किस नए अनुभव को बनाया गया। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और भीड़ भाड़ वाली इस नई दुनिया में दूसरों की नकल करना आत्महत्या करने के बराबर है। लकीरों के बाहर सोचना ही आगे बढ़ने का अकेला रास्ता है। आज हमने इस गहरे विश्लेषण में बड़े-बड़े बिजनेसेस, उनके करोड़ों के मुनाफे और कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रैटेजीज को एक आम जिंदगी के नजरिए से देखा। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले चलिए इन्हीं शानदार कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा पर्सनल बनाते हैं। जरा सोचिए किसी भी आम इंसान के करियर, उसकी पढ़ाई या उसके रोज की जिंदगी के बारे में। जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। हम सब की जिंदगी में हमारे आसपास एक रेड ओशन ट्रैप होता है, एक ऐसी आदत, एक ऐसी अंधी दौड़ जहां हम सब बिना किसी ठोस वजह के दूसरों से compete कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज या इंडस्ट्री वैसा ही कर रही है।
अगर हमारे सुनने वाले आज अपने काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में इस एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज और क्रिएट वाले फ्रेमवर्क को अप्लाई करें तो क्या निकल कर आएगा? वही सबसे बड़ा सवाल है। वो ऐसी कौन सी एक बेकार आदत या सोसाइटी का प्रेशर है जिसे आज और अभी एलिमिनेट करके एक पूरी तरह से शांत, अकेले और कामयाब ब्लू ओशन का निर्माण किया जा सकता है? इस एक सवाल को लोग अपने साथ रखें और सोचें जरूर, क्योंकि क्या पता बस एक बेकार की चीज को हटाने से आपके जिंदगी का सबसे बड़ा इनोवेशन हो जाए।